नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल कहानियों से रूबरू में। आज मैं आप सब लोगों के लिए हरिशंकर प्रसाई जी की एक कहानी लेकर आई हूँ जिसका शीर्षक है भोला राम का जीव। ये कहानी अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए इस कहानी की शुरुआत करते हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ था। धर्मराज लाखों वर्षों से असंख्य आदमियों को कर्म और सिफारिश के आधार पर स्वर्ग या नर्क में निवास स्थान अलॉट कर रहे थे। ऐसा कभी ना हुआ जो इस बार हो गया। सामने बैठे चित्रगुप्त बार बार चश्मा पोंछ, बार बार थूक से पन्ने पलट रजिस्टर पर रजिस्टर देख रहे थे। गलती उन्हें पकड़ में नहीं आ रही थी। आखिर उन्होंने खींचकर रजिस्टर इतने जोर से बंद किया कि मक्खी चपेट में आ गई। उसे निकालते हुए वे बोले, महाराज रिकॉर्ड सब ठीक है। भोलाराम के जीव ने 5 दिन पहले देह त्यागी और यमदूत के साथ इस लोक के लिए रवाना भी हुआ, पर अभी तक पहुंचा नहीं। धर्मराज ने पूछा, और वह दूत कहाँ है? महाराज वह भी लापता है। उसी समय द्वार खुले और एक यमदूत बदहवास वहां आया। उसका मौलिक कुरूप चेहरा परिश्रम, परेशानी और भय के कारण और भी विकृत हो गया था। उसे देखते ही चित्रगुप्त चिल्ला उठे, अरे तू कहाँ था इतने दिन, और भोलाराम का जीव कहाँ है? यमदूत हाथ जोड़कर बोला, दयानिधान मैं कैसे बतलाऊं कि क्या हो गया। आज तक मैंने कभी धोखा न खाया, पर भोलाराम का जीव मुझे चकमा दे गया। 5 दिन पहले जब जीव ने भोलाराम का देह त्यागा, तब मैंने उसे पकड़ा और इस लोक की यात्रा आरंभ की। नगर के बाहर ज्यों ही मैं उसे लेकर एक तीव्र वायु तरंग पर सवार हुआ, त्यों ही वह मेरी चंगुल से छूट कर न जाने कहाँ गायब हो गया। इन 5 दिनों में मैंने सारा ब्रह्मांड छान मारा, पर उसका कहीं कोई पता न चला। धर्मराज ने क्रोध से बोला, मूर्ख, जीवों को लाते लाते तू बूढ़ा हो गया और एक मामूली बूढ़े आदमी के जीव ने तुझे चकमा दे दिया। दूत ने सिर झुकाकर कहा, महाराज मेरी सावधानी में बिल्कुल कसर न थी। मेरे इन अभ्यस्त हाथों से अच्छे अच्छे वकील न छूट सके, पर इस बार तो कोई इंद्रजाल ही हो गया। चित्रगुप्त ने कहा, महाराज आजकल पृथ्वी पर इस प्रकार का बहुत व्यापार चला है। लोग दोस्तों को कोई चीज़ भेजते हैं और वे रास्ते में रेलवे वाले उड़ा ले जाते हैं। होजरी के पार्सलों को मोजे रेलवे अफसर पहनते हैं। मालगाड़ी के डब्बे रास्ते में ही कट जाते हैं। राजनीतिक दलों के नेता विरोधी नेताओं को उड़ाकर कहीं बंद कर देते हैं। कहीं भोलाराम के साथ कुछ ऐसा तो नहीं हुआ? धर्मराज ने व्यंग्य से चित्रगुप्त की ओर देखते हुए कहा, तुम्हारी तो रिटायर की उम्र हो गई है। भला भोलाराम जैसे नगण्य दीन आदमी से किसी को क्या लेना देना। उसी समय कहीं से घूमते घामते नारद जी वहां पहुंच गए और धर्मराज ने नारद जी को सारा हाल कह सुनाया। नारद ने पूछा, उस पर कोई इनकम टैक्स का बकाया तो नहीं? हो सकता है उन्होंने रोक लिया हो। चित्रगुप्त ने कहा, इनकम होती तो टैक्स होता ना, भूखमरा था। नारद बोले, मामला बड़ा दिलचस्प है। अच्छा मुझे उसका नाम पता बताओ, मैं जाता हूँ पृथ्वी पर। चित्रगुप्त ने रजिस्टर देखकर नाम बताया। भोलाराम नाम था उसका। जबलपुर शहर में धमापुर मोहल्ले में नाले के किनारे एक 1.5 कमरे टूटे फूटे मकान में वह परिवार समेत रहता था। उसकी पत्नी, 2 लड़के और 1 लड़की। उम्र लगभग 60 साल। सरकारी नौकर था। 5 साल पहले रिटायर हो गया था। मकान का किराया उसने साल भर से ना दिया था, इसलिए मकान मालिक उसे निकालना चाहता था। इतने में भोलाराम ने संसार ही छोड़ दिया। आज 5वां दिन है। बहुत संभव है अगर मकान मालिक वास्तविक मकान मालिक है तो उसे भोलाराम के मरते ही उसके परिवार को निकाल दिया होगा। इसलिए आपको परिवार की तलाश में काफ़ी घूमना पड़ेगा नारद जी। माँ बेटी के सम्मिलित क्रंदन से ही नारद भोलाराम का मकान पहचान गए। द्वार पर जाकर उन्होंने आवाज़ लगाई, नारायण नारायण। लड़की ने देखकर कहा, आगे जाओ महाराज आगे। नारद ने कहा, मुझे भिक्षा नहीं चाहिए, मुझे भोलाराम के बारे में कुछ पूछताछ करनी है। अपनी माँ को ज़रा बाहर भेजो बेटी। भोलाराम की पत्नी बाहर आई। नारद ने कहा, माता भोलाराम को कोई बीमारी थी? क्या बताऊं, गरीबी की बीमारी थी। 5 साल हो गए पेंशन पर बैठे, पर पेंशन अभी तक नहीं मिली। हर 10-15 दिन में वे दरख्वास्त भेजते थे, वहाँ से कोई जवाब ना आता, और कभी आ भी जाता तो ये तुम्हारी पेंशन के मामले में विचार हो रहा है। इन 5 सालों में हम सब गहने बेचकर खा गए, फिर बर्तन बिके और अब कुछ नहीं बचा था। चिंता में घुलते घुलते और भूखे मरते मरते उन्होंने दम तोड़ दिया। नारद ने कहा, क्या करोगी माँ, उनकी इतनी ही उम्र होगी। ऐसा तो मत कहो महाराज, उम्र तो बहुत थी। 50-60 रुपया मिल जाता तो हमारा काम चल जाता, पर क्या कर सकते हैं। दुख की कथा सुनने की फुर्सत तो नारद जी को थी नहीं। वे अपने मुद्दे पर आए। माँ यह बताओ कि यहाँ किसी से उनका विशेष प्रेम था जिससे उनका जी लगा हो? पत्नी बोली, लगाव तो महाराज बाल बच्चों से ही होता है ना। नहीं नहीं, परिवार के बाहर हो सकता है, जैसे मेरा मतलब है किसी स्त्री ने घुर्राकर नारद की ओर देखा। बोली, अब कुछ मत बको महाराज, तुम साधु हो, उचक्के नहीं।
जिंदगी भर उन्होंने किसी दूसरी स्त्री की ओर आंख उठाकर तक ना देखा। नारद हंसकर बोले, हाँ, तुम्हारा ये सोचना बिल्कुल ठीक है। यही हर अच्छी गृहस्थी का आधार है। अच्छा माता, मैं चला। स्त्री ने कहा, महाराज, आप तो साधु हैं, सिद्ध पुरुष हैं, कुछ ऐसा नहीं कर सकते कि उनकी रुकी हुई पेंशन मिल जाए, इन बच्चों का पेट कुछ दिन भर जाए। नारद को दया आ गई। वे कहने लगे, साधुओं की बात कौन मानता है। मेरा यहाँ कोई मठ तो है नहीं, फिर भी मैं सरकारी दफ्तर जाऊँगा और ज़रा कोशिश करूँगा। वहाँ से चलकर नारद सरकारी दफ्तर पहुँचे। वहाँ पहले ही से कमरे में बैठे बाबू से उन्होंने भोलाराम के केस के बारे में बातें की। उस बाबू ने उन्हें ध्यानपूर्वक देखा और बोला, भोलाराम ने दरख्वास्तें तो भेजी थी, पर उन पर वज़न नहीं रखा था, इसीलिए कहीं उड़ गई होंगी। नारद ने कहा, भाई, ये बहुत से पेपर वेट तो रखे हैं, उन्हें रख दिया होता। बाबू हंसा, आप साधु हैं, आपको दुनियादारी की समझ नहीं। दरख्वास्तें पेपर वेट से नहीं दबती। खैर, आप उस कमरे में बैठे, मैं बाबू से मिलवाता हूँ। नारद उस बाबू के पास गए। उसने तीसरे के पास भेजा, तीसरे ने चौथे के पास, चौथे ने पांचवे के पास। जब नारद 25-30 बाबुओं और अफसरों के पास घूम आए, तब एक चपरासी ने कहा, महाराज, आप क्यों इस झंझट में पड़ गए हैं। अगर आप साल भर भी इसी तरह चक्कर लगाएंगे तो भी आपका काम ना होगा। आप तो सीधे बड़े साहब से मिलिए, उन्हें खुश कर दीजिए तो आपका काम हो जाएगा। नारद बड़े साहब के कमरे में पहुंचे। बाहर चपरासी ऊँघ रहा था, इसीलिए उन्हें किसी ने छेड़ा नहीं। बिना विजिटिंग कार्ड के आया देखकर साहब ज़रा नाराज़ हुए और बोले, इसे कोई मंदिर मंदिर समझ लिया है क्या, जो धड़धड़ाते हुए चले आ रहे हो। चिट क्यों नहीं भेजी। नारद ने कहा, कैसे भेजता, तुम्हारा चपरासी तो सो रहा है। क्या काम है, साहब ने रौब से पूछा। नारद ने भोलाराम का पेंशन केस बताया। साहब बोले, आप है बैरागी, दफ्तरों के रीति रिवाज तो समझते नहीं। असल में भोलाराम ने गलती की। भाई, यह भी एक मंदिर है, यहाँ भी दान पुण्य करना पड़ता है। आप भोलाराम के आत्मी मालूम होते हैं। भोलाराम की दरख्वास्तें उड़ रही हैं, ज़रा वज़न रखिए, वज़न। नारद ने सोचा, यहाँ फिर वज़न की समस्या खड़ी हो गई। साहब बोले, भाई, सरकारी पैसे का मामला है, पेंशन केस 20 दफ्तरों में जाता है, देर लग जाती है। 20 बार एक ही बात 20 जगह लिखना पड़ता है, तब पक्की होती है। जितनी पेंशन होती है उतने की तो स्टेशनरी लग जाती है। हाँ, जल्दी भी हो सकता है काम, मगर। साहब रुके। नारद ने कहा, मगर क्या। साहब ने कुटिल मुस्कान के साथ कहा, मगर वज़न चाहिए, वज़न। आप समझे नहीं। जैसे आपकी ये सुंदर वीणा है, इसका भी वज़न भोलाराम की दरख्वास्त पर रखा जा सकता है। मेरी लड़की गाना बजाना सीखती है, मैं उसे दे दूंगा। साधु संतों की वीणा से तो अच्छे स्वर निकलते हैं। नारद अपनी वीणा छीनते हुए ज़रा घबराए, फिर संभल कर उन्होंने वीणा टेबल पर रखी। यह लीजिए, अब ज़रा जल्दी उनकी पेंशन ऑर्डर निकाल दीजिए। साहब ने प्रसन्नता से उनके लिए कुर्सी आगे की, वीणा को एक कोने में रखा, घंटी बजाई। चपरासी हाजिर हुआ। साहब ने हुक्म दिया, बड़े बाबू से भोलाराम केस की फाइल लाओ। थोड़ी देर बाद चपरासी भोलाराम की 150 दरख्वास्तों भरी फाइल लेकर आया। उसमें पेंशन के कागजात भी थे। साहब ने फाइल पर नाम देखा और निश्चित करने के लिए पूछा, क्या नाम बताया साधु जी आपने। नारद समझे साहब को चूचा सुनते हैं, इसीलिए उन्होंने ज़ोर से बोला, भोलाराम। सहसा फाइल से एक आवाज़ आई, कौन पुकार रहा है मुझे, पोस्टमैन है क्या। क्या मेरे पेंशन का ऑर्डर आ गया। नारद चौंके, पर दूसरे क्षण में सब कुछ समझ गए। बोले, भोलाराम, तुम क्या भोलाराम के जीव हो। हाँ, आवाज़ आई। नारद ने कहा, मैं नारद हूँ, तुम्हें लेने आया हूँ, चलो, स्वर्ग में तुम्हारा इंतज़ार हो रहा है। आवाज़ आई, मुझे नहीं जाना, मैं तो पेंशन की दरख्वास्तों पर अटका हूँ। यही मेरा मन लगा है, मैं अपनी दरख्वास्तें छोड़कर नहीं जाऊँगा। यहाँ हमारी कहानी ख़त्म होती है और इसमें यही बताया गया है, भोलाराम नाम का व्यक्ति जिसे 5 साल लग जाते हैं अपनी पेंशन के लिए, लेकिन उसे नहीं मिल पाती है, उस संघर्ष का इसमें मार्मिक चित्रण किया गया है। भ्रष्टाचारी अधिकारियों के बारे में बताया गया है। ये व्यंग्य शैली में बताया है कि भोलाराम का जी सरकारी पेंशन की फाइलों में ही अटका हुआ है। उसे स्वर्ग नहीं जाना, अपनी पेंशन, अपने परिवार की चिंता है। यहाँ पर हमारी कहानी ख़त्म होती है और ये व्यंग्य से भरी हमारे समाज की कहानी आपको कैसी लगी, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।